दोस्तों नमस्कार, मैं बाल मुकुंद आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृत आस्था पर। आज हम लोग हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। और हमारा काम क्वेश्चन के ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाना नहीं है। हमारा काम है क्वेश्चन के प्रत्येक ऑप्शन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करना, ताकि एक क्वेश्चन से आपको कम से कम 10 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाए। ऐसे हम लोग चर्चा करते हैं प्रत्येक प्रश्न पर। तो फिर आज भी हम हिंदी के बहुत ही चुने हुए चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उनके प्रत्येक ऑप्शन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को मित्रों में शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, रुख का पर्यायवाची शब्द है। जी हाँ, रुख का पर्यायवाची शब्द क्या है, इसका पर्यायवाची पूछा गया है। और देखिए मित्रों, दो तीन शब्द हैं, दो तीन क्या 6-7 शब्द हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे पृथ्वी है, आकाश है, समुद्र है, गणेश हैं, सूर्य है, चंद्रमा है। इस प्रकार के जो फेमस पर्यायवाची हैं उनको आपको ज़रूर याद करना चाहिए। और देखिए इसमें समस्या क्या होती है कि किताबों में जो है दिया रहता है एक ही शब्द का पर्यायवाची, तो कुछ फेमस दे दिया जाता है और नहीं दिया जाता है। तो कुछ क्लिष्ट पर्यायवाची होते हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलता है, अभी हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रुख का पर्यायवाची क्या है। तो रुख का पर्यायवाची जो है वो होता है बीटअप। जी हाँ, बीटअप। इस प्रकार अगर सही होने का बात करें तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। रुख का पर्यायवाची बीटअप होता है। और बीटअप क्या होता है? पेड़ होता है। बीटअप या फिर रुख पेड़ का पर्यायवाची होता है। पेड़ के और भी पर्यायवाची हैं दोस्तों, जैसे पेड़ का पर्यायवाची गाछ है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पर्यायवाची है। पेड़ का पर्यायवाची जो है वो गाछ है। और क्या है? पेड़ का पर्यायवाची पादप भी है। जी हाँ, पादप है। पेड़ का पर्यायवाची परड़ी है। जी हाँ, परड़ी है, याद रखिएगा, परड़ी है। और क्या है? और पेड़ का पर्यायवाची बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, द्रुम है। जी हाँ, पेड़ का पर्यायवाची द्रुम है। पेड़ का पर्यायवाची बूटा भी होता है। ये सभी जो हम आपको बता रहे हैं शायद किताबों में ना मिले। पेड़ का पर्यायवाची बूटा होता है। और पेड़ का पर्यायवाची रुख भी होता है दोस्तों, रुख। जी हाँ, पेड़ का पर्यायवाची रुख भी होता है। और पेड़ का पर्यायवाची जो है पुष्पद भी होता है, याद रखिएगा, क्या होता है दोस्तों? तो पुष्पद भी होता है। इतने सारे पर्यायवाची आपको जरूर याद होने चाहिए याद दोस्तों। ऐसे ही पर्यायवाची हमारे प्रश्नों में आजकल आते हैं आधुनिक परीक्षाओं में, और हम परेशान हो जाते हैं किस चीज़ का ये पर्यायवाची है। तो याद रखिएगा, पेड़ का पर्यायवाची रुख होता है, बीटअप होता है, पुष्पद होता है, पर्णी होता है, गाछ होता है, रुख होता है, पादप होता है, बूटा होता है और द्रुम होता है। इसको याद रखना दोस्तों। अच्छा अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा ऑप्शन बी के बारे में। प्रसून किसका पर्यायवाची है दोस्तों? तो प्रसून जो है वो पुष्प का पर्यायवाची है, फूल का पर्यायवाची है। याद रखिएगा, फूल का पर्यायवाची जो है क्या है? प्रसून है। और इसके और पर्यायवाची की बारे में बात करते हैं तो इसका पर्यायवाची कुसुम होता है दोस्तों, कुसुम है। और इसका पर्यायवाची मंजरी भी होता है दोस्तों, फूल का पर्यायवाची मंजरी भी है। पुष्प तो होता ही आप जान रहे हैं। और इसी का पर्यायवाची सुमन भी होता है दोस्तों। जी हाँ, प्रसून का पर्यायवाची सुमन भी होता है, फूल का पर्यायवाची। और इसी का पर्यायवाची बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, गुल भी होता है। गुल पुष्प का पर्यायवाची है, फूल का पर्यायवाची है दोस्तों। और एक और इम्पोर्टेंट पर्यायवाची आपको बताएंगे, वो क्या है? तो वो है पुहुप। जी हाँ, फूल का पर्यायवाची पुहुप भी होता है। तो इतना तो आप याद रखेंगे। फूल का पर्यायवाची प्रसून होता है, पुष्प होता है, कुसुम होता है, मंजरी होता है, सुमन होता है, गुल होता है और पुहुप होता है। इतने पर्यायवाची आप याद रखेंगे। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं, ये तड़का ये तो वैसे ही दे दिया है ऑप्शन। हेरम की बात करते हैं। हेरम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हेरम का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? तो ज़रूर आप इस हमारे बताने से पहले आप सोच लीजिएगा, एक ऑप्शन बताइएगा। चलिए, तो हेरम जो है वो बहुत ही फेमस श्री गणेश जी का पर्यायवाची है। गणेश का पर्यायवाची ही क्या है? हेरम्ब है दोस्तों। जी हाँ, हेरम्ब है। और बात करते हैं गणेश जी के कुछ बहुत ही एकदंत, दयावंत, ये सब तो आप शिवपुत्र सभी आप जानते ही होंगे, शिवनंदन। तो देखिए, आज हम गणेश के ऐसे पर्यायवाची आपको यहाँ बता दे रहे हैं जो बहुत ही क्लिष्ट है और परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। गणेश का पर्यायवाची होता है ढूंढी, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ढूंढी। जी हाँ, ये गणेश का पर्यायवाची होता है। और बात करते हैं तो द्वैमातुर, बहुत इम्पोर्टेंट है। द्वैमातुर गणेश जी का पर्यायवाची होता है दोस्तों।
और बात करते हैं तो इन्हीं का पर्यायवाची होता है शूर्प कर्ण। बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों, शूर्प और कर्ण, शूर्प कर्ण ये भी गणेश जी का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। और उन्हीं का पर्यायवाची जो है गणाधिप भी होता है। जी हाँ, गणाधिप। ये सभी पर्यायवाची हमने छांटे हैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, बाकी और तो आसान है, वो आप जानते ही हैं। तो गणेश जी का पर्यायवाची हेरम्ब होता है, गणेश जी होता ही है, शूर्पकर्ण भी होता है और गणाधिप भी होता है, द्वयमातुर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, और ढूंढी भी होता है। इतना पर्यायवाची आप याद रखेंगे। चलिए, तो इस तरह हम प्रत्येक ऑप्शन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं दोस्तों। आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं। आप केवल एक काम करिएगा दोस्तों, इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर जरूर करिएगा। जितने भी व्हाट्सएप में ग्रुप हैं सभी ग्रुपों में आप शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को, तो बहुत ही अच्छा होगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो इतना काम आप जरूर करिएगा दोस्तों। तो कुल मिला के इसका जो ऑप्शन सही होगा, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बीटअप। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए, तो ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा। जी हाँ, कौन सी भाषा, ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दम है दोस्तों, लेकिन इस क्वेश्चन को अभी निचोड़ करके रख दिया जाएगा, कोई दम नहीं रहेगा इसमें अभी 2 मिनट के बाद। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसके ऑप्शन की। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा, काव्य भाषा। जी हाँ, ब्रज भाषा जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई काव्य भाषा में, और इसके लिए जो कवि जाने जाते हैं वो कौन है दोस्तों, तो वो हैं सूरदास। जी हाँ, याद रखिएगा, सूरदास की भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा। लेकिन यहाँ एक पॉइंट आपको जरूर याद रखना होगा, कतई इसको भूलना ही नहीं होगा कि तुलसीदास की भाषा क्या थी। तो तुलसीदास की भाषा जो है अवधी थी, इतना तो आप जानते हैं। लेकिन तुलसीदास की एक रचना ऐसी भी है जिसको तुलसीदास ने ब्रज भाषा में लिखा है, वो क्या है, वो विनय पत्रिका है। वो क्या है दोस्तों, वो विनय पत्रिका है। तो याद रखिएगा, विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना होते हुए, अवधी भाषा उनकी होते हुए किस भाषा में लिखी गई है, ब्रज भाषा में। चलिए, तो सूरदास जी ब्रज भाषा के लिए जाने जाते हैं, और ब्रज भाषा जो है इसीलिए काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। अच्छा, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है। चलिए, तो थोड़ा सा और ऑप्शन पर विचार हम लोग कर लेते हैं, ताकि इस क्वेश्चन से हमें और भी क्वेश्चन हल करने में मदद मिल सके। जैसा कि ऑप्शन ए है राजभाषा। अगर हम आपसे पूछें दोस्तों, अगर हम आपसे पूछ लें कि हिंदी क्या है, राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है, ये आपसे अगर हम पूछ लें तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, ज़रूर कमेंट करिएगा। हिंदी राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है, कमेंट में आप बताइएगा ज़रूर। तो अभी कमेंट कर दीजिए। चलिए अब हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि राजभाषा राष्ट्रभाषा क्या होता है। दोस्तों, जब किसी भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाता है, यानी सरकारी कामकाजों में उस भाषा का प्रयोग होने लगता है, तो वो भाषा क्या होती है, वो भाषा आपकी राजभाषा हो जाती है। और कोई भाषा देश में बोली जाती हो लेकिन सरकारी कामकाज में उसका प्रयोग ना किया जा रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं, उसको राष्ट्रभाषा कहते हैं। ये अंतर आप ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों, कभी मत इसको भूलिएगा। राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और प्रश्नों को। 13 अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है, ये भी क्वेश्चन आपका एकदम अलग सा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है हिंदी शब्दकोश में अंग व आहा, 2 अक्षर यहाँ है, एक अंग है एक आहा है, इसको किस वर्ग के साथ आता है, ठीक ना। हिंदी शब्दकोश में अंग और आहा किस वर्ग के साथ आता है, क्या औ के साथ आता है, छोटा आ के साथ आता है, आहा के साथ आता है, या फिर बड़ा आ के साथ आता है। कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी सही होगा, छोटा आ। छोटा आ से ही अंग भी बना हुआ है, अंग को प्रदर्शित किया जाता है छोटा आ के द्वारा, और छोटा आ से ही आप देख सकते हैं कि आहा को भी प्रदर्शित किया जाता है। जबकि वास्तव में ये अंग जो है अनुस्वार है, केवल यही है जो अक्षर के ऊपर
लग जाता है, इसी को अनुस्वार कहते हैं। यहाँ इसको प्रदर्शित करने के लिए आ लिख करके उसके ऊपर बिंदु लगा दिया जाए ताकि इसको हम बोल सकें। तो ये अनुस्वार अंग केवल यही इतना है दोस्तों, यही इतना है। ये तो बोलने के लिए छोटा आ नीचे लगाया जाता है, तो छोटा आ के वर्ग में ही आएगा। और आहा का भी, आहा जो वास्तव में इतना है दोस्तों, यही है, इसको विसर्ग कहा जाता है दोस्तों, इसका नाम विसर्ग है। तो ये भी इतना है, इसको बोला जा सके इसलिए इसमें छोटा आ लिख के तब फिर इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो ये भी जो है आ से ही प्रदर्शित होता है, इसलिए आ के वर्ग में ही आएगा, यानी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। औ क्या है दोस्तों? एक संयुक्त स्वर अक्षर है, किन अक्षरों के मेल से बना हुआ है दोस्तों? तो आ औ जो है, जब आ के बाद चाहे ओ हो चाहे औ हो, तो यानी ओ हो तो दोनों मिलकर क्या बने हुए हैं? औ बने हुए हैं। आहा विसर्ग है। बड़ा आ क्या है? तो दीर्घ स्वर है, आ का दीर्घ स्वर है। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा स्वर जिसका मात्रा ज़्यादा हो। तो यहाँ छोटा आ की मात्रा 1 है तो बड़ा आ की मात्रा 2 मात्रा होती है। मात्रा क्या होती है? उच्चारण काल को ही मात्रा कहते हैं, बोलने के समय को ही मात्रा कहते हैं। आप इसी आ को कम देर तक बोलिए, छोटा आ कहलाएगा। इसी आ को बहुत देर तक बोलिए तो बड़ा आ कहलाएगा। जैसे हमने बोला आ तो छोटा आ है, हमने बोला आ तो फिर ये बड़ा आ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। एक क्या है? तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द आपको छांटना है और ये बहुत महत्वपूर्ण, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि इसमें से कौन सा सही है वर्तनी के अनुसार। तो उज्ज्वल में जब जो है इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद होता है उत्धन ज्वल, ये होता है। ये 2 शब्द है, 2 शब्दों को जोड़कर उज्ज्वल शब्द बनाया जाता है। ये व्यंजन संधि है दोस्तों। व्यंजन संधि का एक नियम है, जब ता या दा के बाद, यानी प्लस के पहले ता या दा हो, उसके बाद चाहे जा हो या फिर झा हो, दोनों में से कोई अक्षर हो, तो ता और दा चाहे जो हो, दोनों बदल करके क्या बन जाता है? तो वो जा बन जाता है। तो यहाँ देखिए ता है, ता के बाद जा या झा में से जा है, तो ता आपका जा बनेगा। और देखिए जब आधा ता आधा जा बनेगा तो इधर आधा जा वा और ला है, तो आधा जा वा और ला आप लिखेंगे तो इस प्रकार का उज्ज्वल बनेगा दोस्तों। सॉरी, ये आधा जा है, एक बार पुनः हम लिखते हैं। आधा ता के स्थान पे आधा जा बनेगा और ये ज्वल आप लिखेंगे तो आधा जा है, वाह है और ला है। तो इस प्रकार से आपका शब्द बनता है उज्ज्वल, जिसमें संधि के तहत आधा ता का आधा जा बनने के नाते और आधा जा पहले से रहने के नाते 2 आधा जा बन जाता है। यही वाला उज्ज्वल आपका सही होगा। और ये वाला उज्ज्वल आपका किस में है दोस्तों? तो ये वाला ऑप्शन बी में है। चलिए तो ऑप्शन बी आपका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कुछ और प्रश्नों को। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। ये क्या है? एक संधि पूछा गया है, इसमें है यशः धंधा का संधि युक्त पद होगा, यानी आपको इसकी संधि करनी है और संधि करके बताना है कौन सा शब्द होगा। तो हम समझते हैं काफ़ी आसान है, ऑप्शन ए बी डी सही नहीं होगा। यहाँ पर एक नियम है विसर्ग का ओ होना, याद रखिएगा दोस्तों। विसर्ग संधि के तहत विसर्ग संधि का एक नियम है विसर्ग का ओ होना, ओ होना ये है। तो इसमें यशः है, यशः में जो आह है विसर्ग है, इसका ओ हो जाएगा। तो सा के बाद जब ओ होगा तो यशो हो जाएगा और आगे दा है तो दा को जब लिखेंगे तो आपका शब्द बनेगा यशोदा। यशोदा में कौन संधि है दोस्तों? तो यशोदा में आप समझ सकते हैं कि यशोदा में विसर्ग संधि है दोस्तों। कैसे हुआ ये भी आपने संभवतः समझ लिया होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन जो सही होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन बी सही होगा। जी हाँ, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और प्रश्नों को। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और समास को लेकर क्वेश्चन है। पूछा गया है किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो
वह है, जिस यहाँ होना चाहिए दोस्तों, यहाँ जिस होना चाहिए था। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह है, यानी वह कौन सा समास होगा। तो प्रथम पद जिसमें संख्या हो और उसके बाद कोई संज्ञा हो और कुल मिलके एक समूह या समाहार का बोध कराए, तो वहाँ आपका होता है एक ही समास। कौन सा? द्विगु समास। जी हाँ, द्विगु समास। द्विगु माने दो और गु माने गाय, दो गाय इसका अर्थ होता है द्विगु का, यानी दो गाय मतलब एक समूह हो गया। हिंदी में द्वितीय वचन होता है दोस्तों, एक वचन और बहुवचन, एक से ज़्यादा हुआ संख्या तो बहुवचन हो जाता है, यानी वो समूह हो जाता है। तो जहाँ पर भी पहले संख्या दिखाई पड़े और बाद में संज्ञा हो, कोई नाम हो और पूरा पद मिलकर समाहार का बोध कराए, वहाँ आपका द्विगु समास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। अज्ञ का विलोम शब्द पूछा गया है। क्या यज्ञ होगा, सर्वज्ञ होगा, अनज्ञ होगा या फिर विज्ञ होगा। तो ये शब्द ऐसा है जिसका विलोम शब्द परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया गया है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को आपके लिए लिया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये विलोम शब्द पूछा गया है। तो अज्ञ का जो सही विलोम शब्द होगा दोस्तों वो विज्ञ होगा। जी हाँ, अज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, तो वो जो है विज्ञ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है, आपको देखना है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। चलिए एक एक ऑप्शन की बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अवान की देखते हैं। तो ये जो वान देख रहे हैं, वान में उपसर्ग जुड़ा है आ। वान क्या है, तो वान जो है एक प्रत्यय शब्द है। जी हाँ, एक प्रत्यय शब्द है। जैसे प्रतिभा में वान जोड़ दीजिए तो प्रतिभावान हो जाएगा, कला में वान जोड़ दीजिए कलावान हो जाएगा, ठीक ना। तो वान जो है आपका एक प्रत्यय है और छोटा या आपका एक उपसर्ग है। तो इसमें उपसर्ग है, आपको ढूंढना जिसमें उपसर्ग ना हो। तो इसमें तो उपसर्ग है भाई। 49 में देखिए, 49 में एक शब्द ऊन जुड़ा हुआ है। ऊन माने एक कम होता है, ऊन का अर्थ होता है एक कम। जैसे 49 मतलब 50 में एक कम, 39 मतलब 40 में एक कम, 19 मतलब 20 में एक कम। तो ऊन जो है उपसर्ग है और 50 जो है आपका एक शब्द है संख्यावाची। तो यहाँ भी उपसर्ग ऊन लगा हुआ है। ऊन माने एक कम होता है, इसका अर्थ भी कई बार पूछा गया है दोस्तों। बात करते हैं यहाँ पर एक शब्द है कपूत। कपूत में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है मूल शब्द क्या है, पूत है। पूत मतलब पुत्र, और उपसर्ग इसमें क्या जुड़ा हुआ है, का। तो इसमें भी उपसर्ग जुड़ा हुआ है। लेकिन इसकी बात अगर करते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी की बात अगर करते हैं, उपमा। उपमा में कोई उपसर्ग है तो इसमें से पमा निकालोगे तो छोटा उपसर्ग बचेगा, पमा कोई शब्द नहीं है। माँ निकालोगे तो उपसर्ग बचेगा, लेकिन माँ कोई मूल शब्द नहीं है। यानी इस प्रकार सिद्ध होता है कि इसमें जो उपमा शब्द है, जी हाँ उपमा शब्द है, इसी में कोई उपसर्ग नहीं है। अर्थात इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कहा गया है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। बहुत ही फेमस मुहावरा है, परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मुहावरा है। कहा गया आए थे हरिभजन को, मतलब आए तो थे भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, लेकिन क्या किया हमने, ओटन लगे कपास, हम कपास ओटने लगे। यानी आए थे जिस काम के लिए उस काम को भूल ही गए और कोई दूसरा काम हम करने लगे। आइए देखते हैं ऑप्शन को, साधुओं की संगत छोड़ देना। तो ऐसा कोई बात नहीं, यहाँ तो एक काम छोड़ के दूसरा काम करने की बात है। तो ऑप्शन बी है, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ये देखिए ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन और ऑप्शन को देख लेते हैं। भक्ति को छोड़कर व्यापार करने लगना, यहाँ व्यापार की बात है। गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना, ये नहीं है। यहाँ बी और सी ऑप्शन पे आप ध्यान देंगे। तो यहाँ है, आए थे हरिभजन के लिए लेकिन ओटन लगे कपास। यहाँ जो है देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी पे चर्चा करते हैं तो भक्ति को छोड़कर, यहाँ छोड़कर वाली बात है ना।
छोड़कर, ऐसी बात नहीं है कि छोड़ दिया गया है भगवान की भक्ति करना, नहीं, आए थे भगवान की भक्ति करने के लिए, लेकिन वहाँ पर जो है थोड़ी देर के लिए हम दूसरा कार्य करने लगे। तो ये तो आपका ऑप्शन इसलिए गलत होगा। ऑप्शन आपका बी सही होगा, वांछित कार्य को, यानी भगवान की भक्ति करना हमारा वांछित कार्य था, उसको छोड़कर अन्य कार्य में हम जो है लग गए, कपास को ओटने लगे। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका जो है ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी ही उचित ऑप्शन होगा, तो इसको आप सही करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कैवर्त शब्द का तद्भव होगा, यानी कैवर्त तत्सम शब्द है, तत्सम मतलब शुद्ध होता है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों चले आए हैं, उनका रूप बदला नहीं है ना, उसे जो है तत्सम कहते हैं। जैसे पुष्प, हिंदी में पुष्प है तो ये तत्सम होगा, लेकिन अगर फूल कह दिए तो तद्भव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना है कैवर्त जो एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो है क्या होगा। तो कैवर्त क्या मल्लाह को कहते हैं, नाविक को कहते हैं, केवट को कहते हैं, या केवल को कहते हैं, किसको कहते हैं? तो कैवर्त का बिगड़ा हुआ रूप, कैवर्त हिंदी में आया तो उसका रूप चेंज हो गया, क्या बन गया दोस्तों? केवट। जी हाँ, कैवर्त का जो तद्भव शब्द है वो है केवट। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, केवट का तत्सम कैवर्त होता है और कैवर्त का तद्भव केवट होता है। इसी प्रकार दियासलाई का तद्भव दियासलाई का तत्सम क्या होता है? तो दियासलाई का तत्सम सलाखा होता है दोस्तों, याद रखिएगा। केला का तत्सम क्या होता है दोस्तों? तो केला का तत्सम जो है वो कदली होता है, याद रखिएगा दोस्तों। खीर का तत्सम क्या होता है? खीर का तत्सम, तो खीर का तत्सम जो है वो क्षीर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। गेहूं का तत्सम क्या होता है दोस्तों? तो गेहूं का तत्सम गोधूम होता है, याद रखिएगा दोस्तों। ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये सभी देखिएगा, और भी तमाम तत्सम तद्भव के भंडार को आप ज़रूर अपनी किताब में पढ़िएगा। ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, नहीं समय आपका बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होगा। तो इसका कुल मिला के ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही हम समझते हैं इस श्रृंखला का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो इसमें कहा गया है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी और ब्रैकेट में दिया है दाम बांध दी हो, उसे क्या कहते हैं? ये दाम लिख करके आपके क्वेश्चन को आसान बना दिया गया है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ऑप्शन को सही कर देंगे। तो जिसके पेट में उसकी माँ ने रस्सी बांध दिया हो, उसे क्या दामाद कहेंगे, क्या दामाद इतर कहेंगे, क्या दाम कहेंगे, या फिर क्या दामोदर कहेंगे? तो हमने पहले ही कहा, ये दाम शब्द आ करके आपके क्वेश्चन को आसान बना दिया है दोस्तों। तो इसके लिए जिसके माँ ने उसके पेट में रस्सी बांध दिया हो, उसे क्या कहेंगे? तो उसे जो है दामोदर कहेंगे दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दामोदर कहेंगे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्या कहा गया इसमें? इसमें कहा गया, केशव कहीं न जाई का कहिए, देखत तौ रचना विचित्र अति, समुझ मन ही मन रहिए, है ना। केशव जी ने लिखा है, केशव कहीं न जाए। केशव जी कहते हैं कुछ कहा नहीं जाता है, क्या कहें? देखत तौ रचना विचित्र अति, समुझ मन ही मन रहिए। रचना विचित्र को देखकर अपने मन ही मन में समझ करके रहिए। यहाँ एक शब्द आया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, विचित्र। विचित्र शब्द आकर के क्लियर कर दे रहा है यहाँ कौन सा रस होगा, एकदम क्लियर। जहाँ विचित्रता हो, जहाँ आश्चर्यचकितता हो, जहाँ आपको अद्भुत प्रतीत हो, वहाँ एक ही आपका रस होता है। कौन सा दोस्तों? तो वो रस आपका होता है अद्भुत रस। तो इस तरह से किसी भी प्रकार के रस के क्वेश्चन में पंक्तियों में थोड़ा सा ढूंढिए, कुछ विशेष मिल जाए तो अपने आप आपको पता चल जाए कौन सा इसमें रस है। जैसे विचित्र आ गया तो केशव को कुछ विचित्र लग रहा है, कुछ अद्भुत लग रहा है, तो कौन सा रस होगा दोस्तों? अद्भुत रस ही हो जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रख लें, रसों की संख्या कितनी है दोस्तों? 9 है। अगर आता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो भरत मुनि ने शांत रस को नहीं माना है, तब रसों की संख्या 8 हो जाती है। और बात करें कि आचार्य भवभूत के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो 1 है। उन्होंने केवल करुण रस को माना है, शेष रस को इसका भेद माना है दोस्तों। और बात करते हैं अगर, तो नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं। नाट्यशास्त्र के लिए ही सबसे पहले भरत मुनि ने रस शब्द का प्रयोग किया, रस की रचना किया। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखेंगे। अच्छा, शांत रस कहाँ होता है? जहाँ पर मन को विषयों से वैराग्य हो जाए, वहाँ शांत रस होता है।
लेकिन आपको ध्यान देना है शांत रस एक होता है और एक आपका होता है भक्ति रस। शांत रस और भक्ति रस में आपको अंतर कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन आज एक बात ध्यान से सुन लीजिए। जहाँ पर कोई बात कही गई हो भक्ति संबंधी, उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ ना हो तो वहाँ शांत रस होगा, स्वार्थ होगा तो वहाँ शांत रस नहीं तो फिर भक्ति। अच्छा, रौद्र रस की बात करते हैं तो रौद्र रस जहाँ पर भी रुद्र रूप आपको दिखाई पड़े किसी का, वहाँ रौद्र रस होता है। भयानक रस की बात करते हैं, जहाँ पर भी भय वाली बात हो वहाँ भयानक रस होता है। उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों से फन फैलाए आ रही हैं, कुटिल काल के जालों से, तो यहाँ आपका भयानक रस हो जाएगा। इस प्रकार से रसों का अध्ययन आप जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका, एक रचना यहाँ पर भी दी गई है और इसमें पूछा गया आपसे छंद। क्या दिया गया है? मुख होई वाचाल और पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रोह सकल कलिमल दहन। ये एक रचना है, इसमें पूछा गया है कौन सा छंद है। तो मूक माने बधिर होता है, सबसे पहले याद रखेंगे। मूक माने बधिर और इसका विलोम होता है वाचाल। ठीक है, यहाँ पर इसका विलोम दिया गया है। पंगु माने जो लंगड़ा हो, पंगु माने लंगड़ा होता है। तो यहाँ दिया गया है कि बधिर भी जो है बहुत बोलने वाला हो जाता है, लंगड़ा भी गिरवर माने बड़े से बड़े पहाड़ पर चढ़ जाता है। जासु कृपा जिसकी कृपा से दयाल द्रोह सकल कलिमल दहन, उनकी कृपा से सभी प्रकार के जो है कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसा आपसे कुछ कहा गया है। लेकिन इसमें छंद पूछा गया है, मात्रा गिनेंगे और छंद पता लगाएंगे। दोहा का उल्टा जो है सोरठा होता है। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, लेकिन सोरठा के पहले तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और दोहा के दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, लेकिन सोरठा के दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ आप गिनेंगे मूक हो ई वाचाल गिनेंगे तो सबसे पहले यहाँ आपको देखने से ही छोटा लग रहा है, तो ये 11 मात्रा होगा। अर्थात ये कौन सा छंद होगा दोस्तों? तो ये जो है सोरठा छंद हो जाएगा। जी हाँ, कौन सा छंद होगा? सोरठा छंद हो जाएगा। अर्थात इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होगा। बात करते हैं चौपाई की, तो चौपाई के हर एक चरण में दोस्तों 16-16 मात्राएँ होती हैं। जी हाँ, 16-16 मात्राएँ होती हैं। दोहा तो इसके विषम चरणों में 13-13 मात्राएं तथा सम चरणों में 11-11 मात्राएं। बरवें इसके विषम चरणों में 12-12 मात्राएं तथा सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं, है ना। तो ये सभी आपके जो है ये एक सम छंद है, बाकी सब विषम छंद हैं। ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को कि अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है? सादृश्य मूलक अलंकार पूछा गया है दोस्तों। सादृश्य मूलक का क्या मतलब होता है? सादृश्य मूलक का मतलब होता है जहाँ पर दो वस्तुओं में आपस में समानता दिखाई गई हो। जी हाँ, जहाँ पर दो वस्तुओं में आपस में समानता दिखाई गई हो वहाँ वो सादृश्य मूलक अलंकार कहलाता है। तो उपमा अलंकार में आप जानते हैं कि दो वस्तुओं में आपस में तुलना की जाती है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उसमें एक उपमेय होता है, एक उपमान होता है। दो वस्तुएं होती हैं, तुलना की जाती है, तो वहाँ आपका होता है उपमा अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है दोस्तों? जहाँ पर उपमेय और उपमान में भेद ना कर मिले तो वहाँ पर आपका रूपक अलंकार होता है। जैसे उपमा अलंकार का उदाहरण है कि पीपर पास सरिस मंडोला, पीपल के पत्ते के समान मंडोलता है। लेकिन रूपक अलंकार का उदाहरण है चरण कमल बंदौ है राई। चरण के समान कमल नहीं बताया गया, यहाँ डायरेक्ट कह दिया गया है चरण कमल बंदौ है राई। पता ही नहीं चल रहा है चरण उपमेय है कि कमल उपमेय है, चरण उपमान है कमल उपमान है, तो यहाँ आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें भी रूपक अलंकार है, जो कि आपके यूपी टेट परीक्षा में कई बार पूछ लिया गया है, तो आप इसको भूलेंगे नहीं। अच्छा, इसमें और दो ऑप्शन हैं। क्या है कि इसमें जो है एक ऑप्शन है विशेषोक्ति अलंकार और एक ऑप्शन है उत्प्रेक्षा। तो आप जानते हैं फूलेव का सकल मई छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, जन जानो मन मानो मनु आता है और कल्पना की जाती है, उपमा की जाती है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसमें भी सादृश्यता रहती है, लेकिन एक अलंकार आपका विशेषोक्ति है। ये क्या होता है? जहाँ कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना पाया जाए वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है दोस्तों। जैसे नैनों से सदैव जल की वर्षा होती रहती है तब भी प्यास नहीं बुझती है।
तो इसे विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं। इसमें कोई भी सदस्यता नहीं होती है, अर्थात ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विशेषोक्ति अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तो बहुत आसान, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो हमारे बताने से पहले आप सही कर देंगे। तीसरा शब्द में विशेषण है पूर्णांक बोधक, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक, क्या है? तो आप जानते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा ये जो है क्रम होता है, अर्थात आपका ऑप्शन डी सही होगा, क्रमवाचक विशेषण। जी हाँ, क्रमवाचक विशेषण। और कोई दम नहीं इस क्वेश्चन में, समय नहीं बिताते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? जी हाँ, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, ये आपसे पूछा गया है। तो रचनाओं को लेकर भी आपका एक दो क्वेश्चन आता है परीक्षा में, तो यहाँ चिंतामणि के लिए पूछा गया है किसका निबंध संग्रह है। चलिए, तो इसका जो है कुल मिला के ऑप्शन सी सही होगा। चिंतामणि जो निबंध संग्रह है वो किसका है दोस्तों, तो वो जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ऑप्शन सी सही होगा। अच्छा, बात यहाँ करते हैं अगर बाल मुकुंद गुप्त की, तो बाल मुकुंद गुप्त की दो रचनाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एक है शिव शंभू के चिट्टे, जी हाँ, शिव शंभू के चिट्टे ये है, और इनकी एक रचना इसी से मिलती जुलती है, चिट्ठे और खत। जी हाँ, चिट्ठे और खत। शिव शंभू के चिट्ठे और खत, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं किसकी, बाल मुकुंद गुप्त की, बहुत बार पूछी गई है दोस्तों। इसमें पत्रों को संबोधित किया गया है, और ये सभी पत्र जो है किसको संबोधित किए गए हैं, तो लॉर्ड कर्जन को ये सभी पत्र संबोधित करके लिखे हैं बाल मुकुंद गुप्त जी ने। दोनों रचना का नाम याद रखिएगा, शिव शंभू के चिट्ठे और खत किसने लिखा है, तो बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है। चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं, तो इनकी रचना है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। बात करते हैं अगर श्याम सुंदर दास की, तो इनकी रचना है कुसुमावली, जिसमें निबंधों का संग्रह है, याद रखिएगा। तो सभी ऑप्शन पर हमने चर्चा कर लिया दोस्तों। कुल मिला के इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका ऑप्शन सही होगा रामचंद्र शुक्ल। ये आलोचक भी हैं, अगर आलोचक के लिए क्वेश्चन आता है तो रामचंद्र शुक्ल को आप लगा सकते हैं। तो इतना क्वेश्चन हमने आज इस श्रृंखला में देखा दोस्तों। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण था, प्रत्येक क्वेश्चन पे विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है दोस्तों। तो आप जो है वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर आपके फेसबुक पे, कहीं भी ट्विटर पे, कहीं भी जहाँ भी आप हैं तो वहाँ पर हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। शेयर ज़रूर करिए दोस्तों, तो इससे हमें काफ़ी मदद मिलेगी और हमारा चैनल बढ़ेगा, हमारा परिवार बढ़ेगा दोस्तों। तो शेयर ज़रूर करिएगा, और स्वयं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और लास्ट में हम आपसे कहना चाहेंगे कमेंट जरूर करिएगा वीडियो आपको कैसा लगा। कोई प्रश्न आपके मन में है तो प्रश्न को भी आप ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए, मैं बाल मुकुंद विदा लेता हूँ इस वीडियो से, मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।